स्वागत है आप सभी का न्यूज स्ट्रीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ। आज हमारे खास प्रोग्राम सोशल पंचायत में आप सभी का स्वागत है और आज का सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा में कौन पड़ेगा किस पर भारी, बीजेपी का विकास, बीजेपी के 10 साल के विकास या फिर कांग्रेस के सवाल। तो चलिए आज हमारे साथ इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं। तो शुरुआत करते हैं चर्चा। अरुण, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि हरियाणा में बीजेपी की 10 साल के दौरान जो विकास हुआ है वो भारी पड़ने वाला है या फिर जो कांग्रेस लगातार बीजेपी को सवालों के घेरे में घेर रही है वो भारी पड़ने वाला है? देखिए, हरियाणा का विधानसभा चुनाव काफ़ी अहम रहने वाला है क्योंकि अभी भी हमने देखा 2024 का लोकसभा चुनाव जो आम चुनाव उसमें हमने देखा जो सीटों का जो आंकड़ा रहा 50-50 रहा। 5 सीटें जो है बीजेपी को मिली और कांग्रेस को 5 सीटें मिली। ये जो रिजल्ट था ये कांग्रेस के लिए एक बूस्टर था क्योंकि 10 साल पहले की बात करें, पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की बहुत कम सीटें थी और बीजेपी जो है 10 साल पहले की बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। तो अब बीजेपी की सीटें कम हुई तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए चिंता की बात तो है नहीं और कांग्रेस के लिए ये बूस्टर की तरह काम आ सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि हमेशा जो है लोकसभा चुनाव के नतीजे और विधानसभा चुनाव के नतीजे एक जैसे नहीं रहते हैं, ट्रेंड बदलता है। तो क्या इस बार ये ट्रेंड बदलेगा? क्या जो 50-50 का हमने देखा है क्या कांग्रेस वहां से ऊपर उठ पाएगी, ज्यादा सीटें ले पाएगी या बीजेपी जो है 10 साल का जो अपना काम गिनवा के, क्योंकि हमने देखा बीजेपी की ओर से सीएम भी बदल दिया गया। बीजेपी ने कोशिशें हालांकि बहुत सारी की हैं, अब देखना ये होगा कि जमीनी स्तर पर उनका क्या असर होगा, क्या लोगों के बीच बीजेपी नहीं। अरुण, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जो अभी ये जस्ट लोकसभा चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री बदला गया तो उसके बाद जब मनोहर लाल खट्टर सांसदीय का इलेक्शन लड़ते हैं और वो अच्छे मार्जिन से जीत के भी आते हैं तो इससे साफ ये तो पता चलता है कि मनोहर लाल खट्टर से वहाँ की जनता नाराज़ नहीं थी। ये बदलाव किया गया तो केवल कहीं ना कहीं वोट बैंक को लेकर, क्योंकि ओबीसी से अब ये जो सीएम बनाया गया है और इसका नुकसान इनको लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला। 5 सीटों पे जहाँ 10 सीटें इनकी पूरी सीटें बीजेपी की थी वहाँ पे 5 सीटें आई। तो कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में इसका असर दिख सकता है क्योंकि अचानक से जब ऐसा होता है कि एक मैंडेट से कोई सीएम बनता है और अचानक से उस सीएम को हटा दिया जाता है तो जनता को ये लगता है कि हो सकता है कि हम कल नायब सिंह सैनी को लेकर के वोट करें और आने वाले वक्त में सरकार बना के किसी और को बना दिया जाए मुख्यमंत्री। ट्रेंड भी यही है। हाँ, कि हरियाणा में जो 3 मुद्दे हैं वो काफी ज्यादा ट्रेंड है, वो है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई। तो इन मुद्दों को लेकर किस तरीके से सामने आने वाली है बीजेपी, किस पर किस तरीके से खुद को डिफेंड करने वाली है? सीटों के लिहाज से भले ही बड़ा छोटा राज्य है, 90 विधानसभा सीटों वाली राज्य है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण राज्य। आप देखिए देश की राजधानी सटा हुआ राज्य है। जो हरियाणा के स्थानीय जो नेता हैं उनका बड़ा दखल रहता है केंद्र की राजनीति में। आप चाहे कांग्रेस के नज़रिए से देखें या फिर भाजपा के नज़रिए से देखें, बड़ा महत्वपूर्ण उनको बड़ा मायने, हर पार्टी उनको बड़ा अपने हिसाब से मायने देती है। आप बात कर रहे थे जब वो डेंट वाली कि चुनाव से ऐन वक्त पहले खट्टर को क्यों हटाया गया। कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक उनका बड़ा ही, जिसको वो लोकप्रिय या अपने तरीके से प्रोडक्ट कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा मेरा योजना है, वो पीपीपी था। हाँ। जिसमें परिवार पहचान पत्र। आज के समय में स्थिति ये हो गई है कि सरकार बीजेपी की है लेकिन हर जिलों में शिविर लगाया जा रहा है, समाधान शिविर लगा के उसमें अमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। उसमें जो परिवार की आईडी बनी थी उसमें स्थिति अब ऐसी हो गई कि किसान अपनी जमीन खुद को बेच नहीं सकते, किसी को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। तो ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। अब देखिए जो हरियाणा की अगर हम राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो वहाँ एक ही फैक्टर है, जाट बनाम गैर जाट, इसी फैक्टर पे वहाँ चुनाव होता है। तो मतलब बीजेपी आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं जैसे भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी, इन मुद्दों को हटाकर जातिवाद पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है? मुद्दे तो हावी हैं इस चुनाव में। आप देखिए परिस्थिति 2019 के एकदम बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। आप उस समय देखिए अभी की जो परिस्थिति है, इस समय अग्निवीर मुद्दा है, महिला जो खिलाड़ी थे उनके साथ यौन शोषण का मामला है, वो मुद्दा है। उस समय ये कोई मुद्दा नहीं था। अभी जो एक तो सबसे आप जो कांग्रेस अभी कैंपेन चला रही है कि हरियाणा मांगे जवाब, तो उसमें कैंपेन में आप देखिए कि किस प्रकार से, एक तो अभी कांग्रेस
पहले तो कांग्रेस 3-4 भागों में बटी हुई है हरियाणा कांग्रेस में। में भी जो है एकजुटता नहीं, कांग्रेस की अपनी आप परेशानी और देखिए, कहीं ना कहीं आप देखिए कुमारी- हरियाणा का जो इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं एक जो किसान आंदोलन हुए वो बड़ी और वो सबसे बड़ी भूमिका है। शायद मनोहर लाल दो- खट्टर को बदलने के पीछे भी किसान आंदोलन वजह थी। 2019 के समय किसान आंदोलन मुद्दा नहीं था। आपने अभी जो ये 50-50 की जो एक आंकड़े आए थे कि 5-5 सीट पे ये 5, बिल्कुल। उसमें 42 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त थी, 44 सीटों पर बीजेपी को बढ़त थी, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी को बढ़त थी। ऐसे करके जो एक रिजल्ट आया था उससे कांग्रेस का उत्साह, बहुत उत्साहित थे, कांग्रेस उत्साहित है। लेकिन फिर सवाल वही लेकिन है देखिए कि आप पार्टी में जो टूट है, गौरव जो आप देख रहे हैं कि वो एक पार्टी के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन आम आदमी ये देखता है कि अगर हमने मैंडेट किसी को दिया, नायब सिंह सैनी के फेस पर हमने मैंडेट दिया, आपने उसको बदल करके कहा कि नहीं अब कल से अरुण होंगे मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे ये बदलाव थोड़ा जनता को लगता है कि हमने उसको पे दिया और आपने बदल दिया। अगर ये भी नाराजगी है। मनोहर लाल खट्टर को, इसी से मेरा एक सवाल है आप तीनों के लिए, जैसे आपने कहा कि सीएम बदल जाते, तो क्या हरियाणा में सीएम बदलने का दाव बीजेपी को इस बार तीसरी बार सत्ता में नहीं, ला देखिए मैं पाएगा? बताता हूँ, हरियाणा में लेकिन भले ही इसका जवाब नहीं। हरियाणा में भले मनोहर लाल खट्टर को केंद्र की राजनीति के लिए केंद्र में बुला लिया गया हो, लेकिन खट्टर का दखल अभी भी राज्य में बना हुआ है। अगर हम देखें तो ऐसे कई परिस्थितियां हैं। अभी के आप हाल फिलहाल के दिनों में देखें तो जब अमित शाह ने इंटरफेयर करा कि ऐसी चीजें नहीं होंगी, तो अभी देखिए जब नायब सिंह सैनी किसी भी चीजों योजना के लेकर जब घोषणा कर रहे हैं तो 2-3 दिन के अंदर अधिसूचना जारी कर दी जा रही है, ताकि लोगों के अंदर ये संदेश न जाए कि सिर्फ वादे हो रहे हैं, काम भी हो रहा धरातल पे। नायब सिंह सैनी चुनाव के बाद से, हालांकि अब बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की जो चुनाव लड़े जाएंगे वो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे, तो इसको लेकर एक बीजेपी अपने तौर से एक लोगों को जनादेश संदेश देने का कोशिश कर रही है। चलिए ये तो बात हो गई, चलिए बीजेपी की, ये तो बीजेपी की बात हमने कर ली। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो पिछले 10 सालों से उनके पास एक ही फेस है, वही भूपेंद्र हुड्डा, और लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के नाम से अभी आगे नहीं बदल रहा है। आप देखिए कुमारी शैलजा भी अलग वही फेस है, उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई है। वही यूथ फेस जैसे आता है ना, यूथ फेस जो होती है, दीपेंद्र नया नहीं है, नयापन नहीं है, नयापन नहीं है। देखिए, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा अभी भी बड़ा फेस है। कांग्रेस के साथ तो हर राज्य में ये समस्या हमने देखी है, इनफाइटिंग देख, चाहे वो हिमाचल हो, चीजें क्या है, देखिए वहाँ क्या है, रणदीप सुरजेवाला, लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया उसके बाद कांग्रेस के अंदर एक अलग ही उत्साह और एक अलग ही कॉन्फिडेंस है कि उनको ऐसा लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी खेला हो सकता है। क्या लगता है आप लोगों को? देखिए वो तो जाहिर सी बात है, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी है तो थोड़ा सा तो उत्साहित रहता ही है। जहां तक बात, लेकिन बीजेपी के 2-3 पक्ष भी बहुत मजबूत है। जैसे 10 सालों के सरकार के दौरान उनका बूथ स्तर तक का जो ढांचा है, संगठनात्मक ढांचा है, वो बहुत मजबूत हुआ है। और नायब सिंह सैनी को चुनाव के 6 महीने पहले बदलना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए कांग्रेस अभी भी जाट लाइन पे टिकी हुई है। कांग्रेस अभी भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के को लेकर चुनाव लड़ना चाहती है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दीपेंद्र सिंह पिछले चुनाव जो हुआ था, भले कांग्रेस ने किसी को सीएम फेस के लिए आगे नहीं करा था, लेकिन टिकट बंटवारे में दीपेंद्र हुड्डा का ही रोल था। अभी जो कांग्रेस हरियाणा मांगे जवाब उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हुड्डा ही कर रहे हैं। तो अपने तरीके से वो चाह रहे हैं, जैसे जो राज्य की राजनीति है उसमें दीपेंद्र हुड्डा, जो भूपेंद्र हुड्डा उनके पिताजी हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने बेटे को आगे बढ़ाएं, और कहीं ना कहीं वो कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं। लेकिन देखना ये हो कि उनके इधर ही कांग्रेस में 2 यात्राएं चल रही है, कुमारी शैलजा भी चला रही है, कुमारी शैलजा भी कांग्रेस में भी एक तरीके से बिखराव सा दिख रहा है, सभी लोग अपने एजेंडे चल रहे हैं। अभी बात रणदीप सुरजेवाला की नहीं हो रही है। रणदीप सुरजेवाला हाईकमान के बहुत नजदीक है, और उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि अगर पार्टी कल को राज्य सरकार में सत्ता में आती है तो मुझे भी। अब देखिए दूसरे राज्यों में जहां उन्हें प्रभारी बनाया गया वहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करवाया, झारखंड, कर्नाटक में हमने देखा, तो अब उनका अपना राज्य है, तो क्या कांग्रेस आलाकमान की ओर से उन्हें एक अच्छा रोल बिल्कुल यही उम्मीद, चाहे वो कुमारी शैलजा है, चाहे रणदीप सुरजेवाला, इनको ये लगता है कि क्योंकि इन लोगों को जहाँ के जिम्मेदारी दी गई वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो इनको लगता है कि अगर स्टेट में कांग्रेस लौटती है तो इनको अहम जिम्मेदारी मिले, और उस तरीके से ये भी एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ पे ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि महिलाओं का भी यहाँ पर बहुत अहम रोल है, तो क्या लगता है कि महिलाओं का, हरियाणा में महिलाओं का क्या रोल? देखिए हरियाणा की जो राजनीति है महिलाओं की, वो एक बड़ा स्थानीय स्तर पे एक बातें बड़ी वो चलती है, चौका चौकी वाली राजनीति होती है। चौका वो राजनीति होती है जो पुरुष करते हैं, चौकी वो होती है जो महिलाएं करती हैं। चौकी मतलब कि जो आटा वो रोटी बनाने के पहले जो चौकी पे, तो ये राजनीति हरियाणा के स्थानीय स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण है।
अब वो चौकी वाली राजनीति कौन साथ ले जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है कि समय रहते कौन साथ ले जाता है। हालांकि चौका तो अपने हिसाब से देखते हैं, वो कभी इस पाले कभी उस पाले, लेकिन महिलाएं हमेशा साइलेंट वोटर रही हैं, चाहे आप कहीं भी देखें, और महिलाओं का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। आधी आबादी तो महिलाओं की है हरियाणा में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट और ये स्ट्रेटजी हमेशा आप देखिए, अब जब महिलाएं की बात हो रही तो आप देखिए, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने किया तो वो हरियाणा जाके करे थे। वो एक संदेश देना चाहते हैं कि हम हरियाणा में उस हिसाब से जो सेक्स रेशियो पहले बहुत कम था, आप 1880 करीब कुछ था, तो धीरे धीरे वो चीजें बदलती गई हैं। लेकिन अब लोगों में सुधार, ये तो फैक्टर है, लेकिन जो छोटी पार्टी है उनका फैक्टर, उनका रोल भी आप अहम देखिए, रहने वाला है। हाँ, छोटी पार्टी से JJP को ले लीजिए, इनोला और JJP, आप देखिए इस पे सबसे विनेश फोगाट का मामला, विनेश फोगाट वाला जो मामला सामने है, कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़कर इस पूरे किस तरीके से विनेश फोगाट को सपोर्ट की, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस है कि सोशल मीडिया कांग्रेस देखिए चलाया इस तरीके से, तो का- कहीं ना कहीं ये चीजें भी फायदा दे सकती है देखिए कांग्रेस कांग्रेस पूरे मूड में है कि इस मौके को लपक ले। आप चुनाव वाले समय में आप देखिएगा कि महिलाओं के यौन शोषण का भी मुद्दा जमकर उछलेगा। बिल्कुल। अभी जो विनेश फोगाट जब यहाँ पेरिस से यहाँ आई तो आपने देखा दीपेंद्र हुड्डा उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे, एक गाड़ी में एक साथ दोनों लोग दिखे, तो संदेश कहीं ना कहीं कांग्रेस देना चाहते हैं कि हम हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ हैं। तो ये एक संदेश जा रहा है। हालांकि आपने पिछले दिनों में देखा होगा तमाम तरीके के बयान आए थे जिसके अपने अपने तौर अपने अपने कयास थे, लेकिन अपने तरीके से गौरव यहाँ पे जो छोटी पार्टियां हैं, हाँ, इन्हें लोग छोटी इनकी पार्टी बात की करना जो बहुत हम जरूरी बात कर रहे थे। देखिए आप इनोला की बात कर ले या फिर दुष्यंत जजपा चौटाला की। की पार्टी की बात कर ले, ये दोनों पार्टी भी जाट वोट बैंक को ही अपना वोट बैंक मानती है। कहीं ना कहीं अगर नुकसान ज्यादा किसी को दिख रहा है तो कांग्रेस को ही ज्यादा नुकसान दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से ने उसका वोट बैंक बढ़ एक सकता आप देखिए है। पिछले चुनाव में भी जेजेपी किंगमेकर बनी थी, हाँ, लेकिन 10 सीटों के उसने साथ। बनाया, लेकिन आखिरी में आते आते बीजेपी ने गठबंधन उसको हटा दिया, खुद की सरकार बन गई। अभी तो एक भी मैसेज ये भी जा सकता है जाट वोटर्स के बीच में कि जब आपको जरूरत थी तो जेजेपी आपके साथ है, और धीरे धीरे आपने गठबंधन खत्म करके एक में सरकार बना ली है। जेजेपी का भी नुकसान होना, जेजेपी नुकसान हुआ। देखिए अभी चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ कि 4 विधायक छोड़ के चले गए। बिल्कुल। 7 विधायक जो निर्दलीय थे उनमें से 3 कांग्रेस के पास हैं, 2 बीजेपी के मंचों पे दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे निर्दल से लेकर और जो जेजेपी और इनोला जैसे छोटे पार्टियों के जो विधायक हैं वो अपने तौर से अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं ताकि हम एक सुरक्षित पार्टी में चले जाएं, हमारा एक वोट बैंक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है वो सेंट्रल पार्टियों के, लोकल पार्टियों को खत्म करने की हुआ, लोकल पार्टी सारे लोग हट रहे हैं, सीधा कांग्रेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। जैसे पिछला चुनाव भी कांग्रेस और बीजेपी ने मेरा सवाल ये है कि हरियाणा में आप लोग को क्या लगता है कि किस पार्टी की तरफ है जातीय समीकरण, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? हर पार्टी जो है वो जातीय समीकरणों के हिसाब से ही आजकल जो है अब वो चुनाव तो लड़ती है। एक बिल्कुल पैटर्न सा हो देखिए चुका है। लेकिन अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि वहाँ जाट बनाम गैर जाट है। जाट की बात करें तो जाट को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने तौर से भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, फिर महिलाओं को साथ जैसे विनेश फोगाट, इन लोगों को साधते हुए तो कांग्रेस चाहती है कि एक मजबूत पैठ हम जाट बनाए। और किसान को भी किसान बहुत बड़ा रोल है। किसान तो जो जाट है वो ज्यादातर किसान ही है, ऐसा क्लेम करा जाता है। तो और ये आप जो गैर जाट वाला है तो उसके लिए नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने एक बड़ा फेस बनाया है। आप देखिए, अच्छा एक चीज जो निकल के सामने आ रही है कि खट्टर सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने अपनी बेटी को चुनाव लड़ाने के लिए कर दिया है। बिल्कुल। और राव नरवीर सिंह, उन्होंने कह दिया कि अगर अमूल चूल परिवर्तन पार्टी में स्थानीय स्तर पर नहीं हुआ तो दक्षिण हरियाणा से बीजेपी साफ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो दिग्गज, आप अनिल बीज का बयान देख लीजिए, हर दिन कुछ ना कुछ अटपटा बोलते रहते हैं, नाराज करते। तो ऐसे जिस हिसाब से बीजेपी के अंदर खाने स्थानीय जो राज्य की इकाई में जिस प्रकार से अंदर खाने प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, वो कहीं ना बीजेपी में भी, मतलब इस बार कि दोनों पार्टियों में ऐसा है कि जो फेस हाईलाइटेड है, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जिनको लगता रहा कि पिछले कई सालों से उनको वो महत्व नहीं मिला जो उनको चाहिए, चाहे वो अनिल विज है बीजेपी में। मेरा एक सवाल है कि 2019 में बीजेपी 10 सीटें जीती थी, 2024 में 5, तो ये जो सीटों जो नंबर्स है वो घटते जा रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों का विधानसभा चुनाव पर भी कुछ असर देखने को मिल सकता है? हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था कि बीजेपी ने 10 सीटें चाहे जीत ली थी, लेकिन जो विधानसभा का नंबर था वो 40 ही रह गया था, यानी बहुमत के आंकड़े से 6 कम। तभी उन्हें जो है जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। मतलब
एक तरफ आप 100% स्कोर कर रहे हो और दूसरी तरफ आप 50% लाने में भी इसका मतलब कहीं ना कहीं केंद्र का पॉलिटिक्स और स्टेट की पॉलिटिक्स में डिफरेंस है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग अगर होते हम हैं पिछले तीन और राज्य चुनाव चुनाव अगर हम अलग। पिछले 3 चुनाव का आंकड़ा देखें तो जिसकी केंद्र में सरकार बनी है उसी के हरियाणा में भी सरकार बनी है। हाँ, ये भी ऐसा भी रहा है। तो अगर हम पिछले 3 चुनाव की बात करें जिसकी सरकार यहाँ केंद्र में बनी, देखिए कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, प्रभाव तो पड़ता है। आंकड़े सीटों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, अंततः केंद्र में वही, राज्य में वही उसी की सरकार बन रही है जिसकी केंद्र में बन रही है। आप देख लीजिए 9 में वो स्थिति थी, कांग्रेस सरकार थी, 14 में खट्टर आए, फिर 19 में खट्टर आए, अभी देखिए अभी का जो ट्रेंड है वो 50-50 पे है। तो अब ये कौन कैपिटलाइज करेगा 50% से जो अब ज्यादा ले गया सबसे कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ी बात यह है कि 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, अगर वो भुना ले गई तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है। तो ये गुजरात में क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी अगर बना लेती? गुजरात में कितने सालों की अगर आप उस पे कभी गुजरात वाले, लेकिन फिर मैं एक कमेंट करना चाहूँ, अगर आप 2017 का चुनाव देखें तो अहमद पटेल बड़ा क्लोज मामला था, तो चुनाव के वक्त भी ऐसा स्थिति थी। लेकिन हरियाणा के अलग मुद्दे हैं, हरियाणा का गुजरात थोड़ा, के अलग मुद्दे हैं। हरियाणा चूंकि दिल्ली से सटा राज्य है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं केंद्र की चीजें इम्पैक्ट होती है। आखिरी में जब वोटिंग व्यवस्था है ईवीएम के पास में, तो उसके ध्यान में कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार को लेकर रहता है। इसलिए हरियाणा में अक्सर जो केंद्र में होता है वही राज्य में भी होता है, सीटों के इधर उधर होता है। मुद्दे जहाँ तक बात आपने शुरुआत में कहा था, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ये मुझे लगता है कि ओवरऑल पूरे देश का मुद्दा है। और इस बार हरियाणा का इस बार के चुनाव में अग्निवीर योजना बहुत प्रभाव सबसे बड़ा डालने हाईलाइट वाला है। होगा, क्योंकि ग्रामीण स्तर में आप देखिए जो किसान परिवेश से जो लोग हैं जिनका बैकग्राउंड किसानी है, उनके वहाँ लगभग अगर हम 2-4 घर अगर ऐसे काउंट करें कि 2-4 घर बाद तो एक जरूर आर्मी में मिल जाता है। इससे लेके जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ बड़ी नाराजगी अग्निवीर को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर अभी भी नाराजगी है हरियाणा में, जिसका आपने आंकड़ों में बदलाव अगर कहीं ना कहीं 5-5 पे आई हैं अगर सीटें हरियाणा में, तो उसका कहीं ना कहीं फैक्टर्स हैं जिनमें ये भी हो सकता है। अग्निवीर का बहुत है। इस बार अग्निवीर और ये महिला खिलाड़ियों के साथ पीड़न वाला मामला, ये सब ज्यादा अहम मुद्दे रह सकते हैं इसमें। कांग्रेस जो है सोशल मीडिया पर प्रमुखता से उठाई, चाहे राहुल गांधी के बयान हो, लेकिन आप एक चीज और देखिए कि नायब सिंह सैनी की जो सरकार वो अपने स्तर से इसको चाहती है कवर अप करना। आप देखिए कि जिस प्रकार से तुरंत ऐलान किया अग्निवीर को 10% आरक्षण देने की बात की है। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल वाला आपको दे रहे हैं, सब चीजें वो प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी छवि डेंट हुई है किसान आंदोलन से, अग्निवीर की योजना से, उसको कहीं ना कहीं से मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर अंततः वही जनता के हाथ में है। लोकतंत्र। आप तीनों को बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ है बीजेपी और दूसरी तरफ है कांग्रेस। देखना होगा कि इस बार कौन बाजी मारती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ।